सीमांचल में जानबूझकर बेरोजगारी को यहाँ पर रखा गया। सीमांचल में जानबूझकर तालीमी मियार को बढ़ाया नहीं गया। सीमांचल में जानबूझकर तरक्याती काम नहीं किए गए। आज जब हम बिहार में आए और देख रहे हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि जो हालात हैं, इन हालात में भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं। आप लोग तारीफ के काबिल लोग हैं, बड़े मुजाहिदे वाले लोग हैं कि इतने बुरे हालात के बावजूद भी आप यहाँ पर खुश रहते हैं। एक शख्स को आपने 25 साल यहाँ का विधायक बनाया। उन साहब ने 25 साल में आपके तरक्याती कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन साहब ने इन 25 सालों में आपके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं बनाया। उन साहब ने कोई आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाया। आपके पास आज भी बिजली का प्रॉब्लम है, आपके पास आज भी स्कूलों का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बेरोजगारी है। आप पूरे भारत में इस नाम से मशहूर हैं कि अगर मजदूर कहीं से लाना है तो बिहारी को लेकर आओ, यानी कि बिहारी मजदूरी के नाम से मशहूर है। और वो भी कौन सी मजदूरी? कम कीमत में काम करने वाला अगर कोई है तो वो बिहारी है। यानी आपकी पहचान पूरे मुल्क में मजदूर की अगर किसी ने बनाया है तो आपके पास के नेताओं ने बनाया है। अगर आप बिहार को छोड़कर, सीमांचल को छोड़कर अगर मुल्क की दूसरी रियासतों में जाते हैं रोजगार तलाश करने, तो उसका सबसे बड़ा कारण, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने जिनको वोट दिया, जिनको नेता बनाया, उन नेताओं ने नेतागिरी नहीं की, बल्कि अपने घर भरते बैठे। उन्होंने आपके ऊपर, आपके बेरोजगारी के ऊपर, आपके बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, आपके महिलाओं के इलाज के लिए हॉस्पिटल के ऊपर, आपके इलाके में रोशनी के लिए, लाइट के लिए, आपके इलाकों में पुलों के लिए, रोड के लिए, नालियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। 25 साल एक छोटा अरसा नहीं होता है। 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इन 25 सालों में आपके पास कोई तरक्याती काम नहीं हुए। मुल्क को 78 आजाद होकर 78 बरस हुए। 78 बरस होने के बावजूद अगर आज आप लड़ते हैं तो किस लिए लड़ते हैं? कि बिजली के लिए लड़ते हैं कि हमको बिजली दो। और बड़े शर्म की बात है कि आजाद भारत में बिजली मांगने पर गोली मारी गई। बिजली मांगने पर गोली मारी गई। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हम आजाद भारत में आजादी के 78 साल के बाद गवर्नमेंट से हम बिजली मांग रहे हैं। गवर्नमेंट से हम ये कह रहे हैं कि हम म्यूटेशन करने जाते हैं तो वहां पर 10,000 5,000 हमसे रिश्वत ली जाती है। उस रिश्वतखोरी को बंद किया जाए, ये आज हम मांग कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि आपने जिनको नेता बनाया, आपने जिनको वोट दिया, वो लोगों ने आपका वोट तो लिया, लेकिन वोट लेकर आपको खुदा के भरोसे पे छोड़ दिया। पुरसाने हाल नहीं है आपका, कोई पुरसाने हाल नहीं है आपका। अगर इतने बरस होने के बावजूद भी आज आप सारी चीजों के लिए लड़ते हैं, रोजगार के लिए अपनी रियासत को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अगर इतने हजारों मील दूर जाते हैं रोजगार के लिए, तो उसका जिम्मेदार यहाँ के राजकारणी लोग हैं, यहाँ के सियासी लोग हैं। उनके नाकामी की वजह से आपको अपना रियासत छोड़ना पड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। तो इस इलेक्शन में एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। और एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद एक पढ़ा लिखा शख्स है, काबिल आदमी है, वकील है। आपके यहाँ के जो प्रश्न हैं, आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट से लड़ेगा और आपकी समस्याओं को हल कराने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए कि एमआईएम के यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, पिछली बार आपके यहाँ के लोगों ने उनको चुन कर दिया। इन 5 सालों में उन्होंने 800 करोड़ के काम किए। कितने करोड़ों के काम किए? 800 करोड़ के काम अख्तरुल ईमान ने उनके मतदार संघ में किया है। क्यों किया है? क्योंकि ओवैसी साहब जब किसी को टिकट देते हैं तो उसके कान भी पकड़ते हैं कि मैंने तुमको टिकट दिया, यहाँ से चुना कर लाया, अब यहाँ पर क्या काम कर रहे, वो पूछते हैं।
अब इसके पहले के जो एमएलए साहब हैं उनको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा उनको? ये 5 साल में अख्तरुल ईमान साहब ने 800 करोड़ का काम किया। माजी के यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उनसे कोई पूछिए कि उन्होंने कितने 100 करोड़ का काम किया? कोई बता सकता है कि उन्होंने इतने 100 करोड़ का काम किया? कोई एक शख्स ऐसा बताए कि उन्होंने इतने करोड़ का काम किया? जरा बताएं। हम किसी को अगर वोट करते हैं तो उस वोट करने के पीछे एक मकसद होता है कि हम ऐसे शख्स को दें जो वो शख्स हमारी समस्याओं को लेकर सीरियस रहे, हमारी समस्याओं को लेकर हल करने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज अगर आदिल हसन आजाद आ जाएंगे तो कल पूरा ये डेवलप हो जाएगा। इतना पिछड़ा इलाका है ये, इसको डेवलप होने के लिए बहुत वक्त लगेगा, लेकिन इसको डेवलप करने की शुरुआत तो करना पड़ेगा। 5 साल में अगर 1000 करोड़ का काम हुआ तो अगले 5 साल में और 1000 करोड़ का काम होगा। मैं जब घूम रहा हूं तो लोगों से पता चल रहा है कि हमको यहाँ से उस गांव जाने के लिए बाढ़ जब आती है तो पुल नहीं है। लोग किस लिए लड़ रहे हैं? तो बिजली के लिए लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? हमारे इलाके में रोड नहीं है इसलिए लड़ रहे हैं। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। हमको लड़ना तो इसलिए चाहिए कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आपने क्या किया, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है। इन चीजों के लिए लड़ने की जरूरत है, लेकिन हमको इतना गरीब बना कर रखा गया कि हम बस इसी चीजों में घुस कर रह गए। तो अजीज दोस्तों, आपके पास एक बेहतरीन मौका है। आप किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बेहतरीन अगर फैसला ले लिया तो फिर आप 5 साल में देखेंगे कि काम बिल्कुल होंगे। वो मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ। और आपने विधानसभा में उनको देखा होगा, कैसा लड़ते हैं वो देखा होगा। आपने विधानसभा में देखा होगा, मार्शल ने उनको बाहर लाकर फेंका। किसी एमएलए को देखे आपने मार्शल ने बाहर लाकर फेंका? इसलिए क्योंकि वो आपके लिए लड़ने वाला आदमी। तो अगर उनके कंधे से कंधा लगाकर यहाँ से आदिल हसन आजाद साहब को आप यहाँ से चुनाकर भेजते हैं तो अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आदिल हसन आजाद, अख्तरुल ईमान साहब मिलकर इस सीमांचल के इलाके को डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, इन तमाम प्रॉब्लम्स के ताल्लुक से वो सीरियस है। मैं आदिल हसन आजाद साहब की गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, मैं भी एक वकील हूँ, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और आदिल हसन आजाद साहब भी वकील हैं। मैंने उनकी डिबेट सुनी थी, मैं साथ में कई मरतबा बैठा हूँ, हम हमेशा फोन पे बात करते हैं। बहुत काबिल आदमी, इलेक्शन में उनका प्रचार करने आया हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, काबिल आदमी। और वहाँ पर जाकर तुम्हारी समस्याओं का हल कराना है तो काबिल आदमी लगेगा। कम से कम उसको इस चीज़ की तमीज़ रहना पड़ेगा कि मेरे इलाके को डेवलप करने के लिए क्या करना है, उसके लड़ना पड़ेगा, क्या मांग रखना पड़ेगा। और उसके अलावा मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है। मुल्क में जो सरकारें हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है। आज सरकार मुसलमानों को कुछ देने के अलावा, मुसलमानों को कुछ देना तो नहीं चाहती सरकारें, लेकिन जो मुसलमानों का है उसको छीनना चाहती है। हमने और आपने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने जो साहिब माल थे, उन्होंने उनकी जो ज़मीनें थी, उनकी जो जायदादें थी, उन्होंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी कि ये ज़मीन हमारी मिल्लत के बेवाओं के लिए खर्च होगी। ये ज़मीन का जो सरफा है ये हमारे मिल्लत के यतीमों के लिए खर्च होगा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उस ज़मीनों को भी हड़पने के लिए एक बिल बनाया। तो आप और हम समझ सकते हैं कि हमारे खिलाफ पॉलिसी कौन बना रहा है, हमारे खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। कोई आम लोग नहीं कर रहे हैं। जिनको हमने सरकार बनाई है, जिनको सत्ता मिली है, वो लोग हमारे खिलाफ पॉलिसीज बना रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारी अपनी बात रखने वाले लोग वहां पर जरूरी हैं, अपनी बात रखने वाले वहां पर लोग जरूरी हैं। अब सिर्फ नाम के मुसलमान रहने से भी कोई फायदा नहीं है। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी में जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, बहुत अच्छे होंगे वो भी, लेकिन उनको उनकी पार्टी से इजाजत नहीं दी। उनकी पार्टी में वो सिर्फ रबरी स्टाम्प रहते हैं, रबर स्टाम्प, वो अपने मर्जी से ज्यादा बातें नहीं कर सकते। तो अजीज दोस्तों, आप तमाम लोग बहुत देर से ठहरे हुए हैं,
7 बजे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस आपसे यही अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं 2,000-2,500 किलोमीटर दूर से आपके पास महज इसलिए आया हूँ कि अगर आज हमने ठान लिया कि हम अपनी खुद की क़यादत खड़ी करेंगे, हम अपना खुद का वजूद बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आज से 30, 35, 40 साल के बाद हमारा भी एक सियासी वजूद कायम होगा। हमको किसी की तरफ उम्मीद की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी खुद की, आप अगर आज देखेंगे, हर समाज का, हर धर्म के लोगों का पॉलिटिकल पावर है, सबकी पॉलिटिकल पावर है, सबकी पॉलिटिकल आवाज़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े मुसलमान, लेकिन इनकी कोई पॉलिटिकल आवाज़ नहीं। अगर आज हमने ये नहीं ठान लिया कि हम अपनी खुद का एक वजूद बनाएंगे, क्योंकि हमने सबको देखा, सारे जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, सबको हमने साथ दिया। क्या हुआ बताइए मुझे? कांग्रेस के वक्त में 50,000 फसादात हुए। उन 50,000 फसादात में मुसलमानों को जेलों में घुसा गया। कई ऐसे बड़े बड़े दंगे हुए जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए। मलियाना में कैसा हुआ? ईद के दिन गोलियां मारी गई। आज अगर हम बीजेपी को खोजते हैं तो बीजेपी से कम नहीं है कांग्रेस। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारे इलाके में उन्होंने एक्शन किया था, उसकी अगर रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। ये भी हमारे कातिल हैं और वो भी हमारे कातिल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी खुद की एक सियासी वजूद हम अपना कायम करें। मुल्क के हालात सही नहीं है और हमको रोते भी नहीं बैठना है, क्योंकि मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकता। जिस दिन हमने कलमा पढ़ लिया उसी दिन से हमारी सारी परेशानियाँ दूर हुई। तो आप हम तमाम को ये चाहिए कि इस इलेक्शन में हम अपनी खुद की एक ताकत बनाएं। मान लीजिए इस इलेक्शन में हम एक अपने 10-12 MLA यहाँ से चुना दें, तो क्या इस गवर्नमेंट की हिम्मत होगी कि इस इलाके को डेवलप होने से रोके? होगी क्या बताइए? अगर हमारे 10 से 12 MLA होंगे तो सीमांचल को स्पेशल बजट अलॉट होगा, सीमांचल में तरक्याती काम होंगे। हैदराबाद में सिर्फ 7 MLA हैं, हैदराबाद में सिर्फ 7 MLA हैं। 7 MLA रहने के बावजूद वहाँ की गवर्नमेंट इनके सामने नाचती है। नाम संशोधन अगर आपने अपने 10 से 12 MLA बनाए तो ये गवर्नमेंट भी झुकेगी अपने साथ और सीमांचल की तरक्की होगी। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आपको पूरी सूझ और बूझ के साथ एक अच्छा बेहतरीन फैसला लेना है। अगर इस बार हम सही फैसला लेते हैं तो हमको पूरी उम्मीद है कि इस इलाके को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। सीमांचल का इतना बड़ा इलाका है और इतने बड़े इलाके को गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किया। क्या वजह होगी बताइए मुझे, क्या वजह होगी? आज 2014 में भाजपा सरकार आने से पहले उन्होंने वादे किए थे कि हमको सरकार दे दो, हम हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने एक तो वादा पूरा किया? नहीं किया। तो कहना यह है कि अगर हमारी वहां पर एक पॉलिटिकल पावर होगी विधानसभा में, किसकी सरकार बनती है, कौन आता है, कौन जाता है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमारी नजर में सारे हमारे कातिल हैं, किसी ने हमको नहीं बचाया। कोई सॉफ्ट है तो कोई हार्ड है, लेकिन दोनों हमारे दुश्मन हैं। इससे बेहतर ये है कि हम अपनी खुद की एक ताकत बना सकें। तो आप लोगों ने अगर आने वाली 11 तारीख को एक फैसला लिया और आदिल हसन आज़ाद साहब को अगर यहाँ से जिताया, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इलाकों के काम करेंगे। न सिर्फ काम करेंगे बल्कि आपके खिलाफ अगर विधानसभा में कोई अगर पॉलिसी बनती है, आपके खिलाफ अगर कोई कानून बन रहा है, तो आदिल हसन आज़ाद सूझबूझ वाला आदमी है, उसको ये तमीज़ है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। वो आपके खिलाफ चट्टान की तरह वहां पर खड़ा हुआ है। आज डिबेट में देखते हैं कि दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता उनके सामने ठीक दिख नहीं सकते। इतनी बेहतरीन डिबेट वो करते हैं, इतनी बेहतरीन डिबेट करने वाला विधानसभा में इतनी बेहतरीन अंदाज से आपकी बात रखें। तो अजीज दोस्तों, मेरी आप तमाम से अपील है, हम
पिछले 10-15 दिन से आपके इलाके की खाक छान रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है आपके पास अपने बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ पे घूमना। बस ये है कि हमारी खुद का एक वजूद बन जाए, हमारी खुद की एक आवाज़ बन जाए। हमको किसी के पीछे ना पड़ना पड़े कि हमारी आप आवाज़ बने, क्योंकि 78 साल में हर एक को साथ देकर देखा है, कोई हमारी आवाज़ नहीं बनता। तो अपने खुद का एक वजूद, खुद की एक पॉलिटिकल आवाज़ बनाने के लिए हम आपके पास आए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अपील है, ये जो हमारा पैगाम है आप लोगों तक तो पहुंचा, लेकिन हमारी माँ बहनों तक इस बात को पहुंचाने का काम आप करेंगे। और इस बार पूरी ताकत के साथ एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब को यहाँ से कामयाब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो हल होने के लिए वो काम करेंगे। और मैं उनके कामों को देख चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से वो काम करते हैं। पार्टी में हम 15 साल से हैं, आदिल हसन आज़ाद साहब हम बहुत ज़माने से ही पार्टी में, तो हमने देखा है। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि ये पैगाम को घरों में हमारी माँ बहनों तक पहुँचाओ। और वोटिंग के दिन 11 तारीख के दिन पहली फुर्सत में सुबह सुबह जाकर वोटिंग मशीन पर 5 नंबर पर, सीरियल नंबर 5 पर एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब का नाम है, पतंग का सिंबल है। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग तो वोट करेंगे, लेकिन आपके दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को ये बात पहुंचाएंगे कि इस बार अपने को पतंग फोड़ करेंगे ना, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद जिंदाबाद, एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद जिंदाबाद। शुक्रिया। वाखिर दावाना।